एक 19 साल की बेटी जो कि अपने माता पिता के साथ रहती थी और जिनके पिता का आज से 15 साल पहले पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण से उनके पिता अब चल फिर नहीं सकते थे। जो परिवार की जिम्मेदारियां थी और उनकी बेटी और उनकी पत्नी निभाती थी, जैसा कि जो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा भत्ता कर रही थी। तभी पिता और माता को पता चलता है उनकी बेटी जिसकी उम्र 19 साल है वह घर से गायब हो चुकी है। अब वह आसपास के ज़िलों में खोजते हैं और अपने रिश्तेदारी में पता करते हैं। तभी 10 दिन बाद पता चलता है उनकी बेटी की लाश एक दूसरे राज्य में मिली है। और जब पुलिस ने उसके कातिल को एक स्मार्ट वॉच से ढूंढा और एक ऐसा फिर सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर एक मासूम सी बेटी जिसकी उम्र महज 19 साल, उसका कत्ल क्यों किया गया और ऐसी क्या वजह रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच क्राइम की स्टोरी सुनने को जरूर मिले। यह सच्ची घटना शुरू होती है बिहार का एक ज़िला है गोपालगंज। गोपालगंज के पास एक गांव लगता है जिसका नाम है सलाहपुर और तारीख थी 4 फरवरी 2024 सुबह के करीब 9 बजे। तभी जो गांव में रहने वाले लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे, जहां की गेहूं की फसल जो कि खेतों में खड़ी थी। तभी एक किसान अपने खेत में देखता है कि उसकी बाली में गेहूं आए हैं या नहीं आए हैं। तभी उसको पता चलता है कि उसके खेत में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही वह देखता है, भागकर अपने गांव जाता है, सभी लोगों को इस लाश के बारे में जानकारी देता है और धीरे धीरे गांव के प्रधान को यह बात की जानकारी होती है। गांव के प्रधान के साथ बाकी गांव के व्यक्ति उस खेत पर पहुंचते हैं और उस लड़की की लाश को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह लड़की कहाँ की रहने वाली है और यह किसकी बेटी है। अब जो गांव के प्रधान थे वह जो नज़दीक का पुलिस थाना था, वहाँ पर इस लड़की की लाश की घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं और पुलिस भी आनन फानन में उस घटना की जगह पर पहुँचती है। अब पुलिस वाले उस लड़की की डेड बॉडी को खेत से उठाकर मैदान में रखते हैं और देखते हैं कि उसके सर में और चेहरे में और एक सीने में 3 गोली मारी गई हैं और तीनों गोली इतनी पास से मारी गई है जैसा कि अब उसका चेहरा पहचान पाना भी मुश्किल है। पुलिस वालों के मन ही मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। पहला सवाल यह था, ऐसा तो नहीं लड़की का कोई लव अफेयर रहा हो, जैसा कि प्रेमी ने छुटकारा पाने के लिए अपनी प्रेमिका का कत्ल किया हो। और पुलिस वाले दूसरी वजह यह भी मान रहे थे, क्या पता इस लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया हो और इसके बाद यह लड़की किसी से कुछ बता ना दे, इसके बाद इस लड़की को मारा गया हो। अब पुलिस वालों के लिए अहम और प्रथम सवाल ये था कि आखिर ये लड़की रहने वाली कहाँ की है और इसके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे। अब पुलिस वाले उसके जब तलाशी महिला कांस्टेबल द्वारा लेते हैं डेड बॉडी की, तभी उनको उस जगह से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है जिससे ये पता लग सके कि लड़की यहाँ की रहने वाली है। लड़की के जो शरीर पे कपड़े थे और एक जो घड़ी पहने हुई थी। तभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और उस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब पुलिस वाले जो गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं, गांव के लोगों के साथ साथ जो वहां के आसपास के थाने होते हैं वहां भी इतला करते हैं कि कोई ऐसी लड़की हो जिसकी उम्र 20 से 22 साल या 18 साल हो, जो कुछ दिन पहले गायब हुई हो या मिल नहीं रही हो या जिनके परिवार वालों ने सूचना दी हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अब पुलिस वालों का काम चल रहा था धीरे धीरे और उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तभी एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है, जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसके बिल्कुल पास से गोली 3 मारी गई हैं और पहले उसके साथ काफ़ी मार पिटाई की गई है, जिसके कारण से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल ये था कि आखिर ये लड़की रहने वाली कहाँ की है। पुलिस वाले आसपास ज़िला में सभी लोगों से पता लगाते हैं, उनके जो मुखबिर थे उससे भी पता लगाते हैं और 3 से 4 दिन बीतते हैं, मगर पुलिस वाले उसके परिवार वालों को ढूंढने में असफल व्यक्त करते हैं। अब पुलिस वालों के लिए दूसरा सवाल ये था कि आखिर ये लड़की कहाँ की रहने वाली हो सकती है।
ऐसा पुलिस वालों को लग रहा ये लड़की हमको लगता बिहार की तो है नहीं, कहीं और की है। मगर और कहीं की है तो फिर कहाँ की है। अब पुलिस वाले, जो एक वॉच था वो कोई मामूली वॉच नहीं था जो उस लड़की के पास था, वो एक स्मार्ट वॉच था। स्मार्ट वॉच का काम ये होता है कि अगर स्मार्ट मोबाइल है तो उससे वह कनेक्ट होती है। अगर किसी का मैसेज आता है, कॉल आता है, तो पहले उस पर नोटिफिकेशन आता है। जैसा कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो या कोई कार्य कर रहा हो, बिना मोबाइल निकाले उसको पता चल जाता है कि कौन उसके मोबाइल पर फ़ोन या किसने मैसेज किया है। अब जब उस लड़की की स्मार्ट वॉच पुलिस वाले देखते हैं, पहले बात 2 से 3 दिन हो चुके थे जिसकी बैटरी उसकी ख़त्म हो गई थी, जो कि डिस्चार्ज थी। अब पुलिस वाले उस स्मार्ट वॉच का पहले चार्जिंग लगाते हैं और आधा से 1 घंटा बाद वह जब घड़ी चालू होती है तभी एक जो अपने उनके साइबर के लोग होते हैं उस घड़ी के बारे में जानकारी जुटाते हैं कि ऐसे कोई चीज़ मिल जाए जिससे ये पता लगे कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली। जो साइबर के इंस्पेक्टर थे वो देखते हैं कि उस घड़ी में एक नंबर जो कि पहले नंबर में नोटिफिकेशन आया है और वो नंबर पुलिस वाले अब डायल करते हैं। जैसे ही उस घंटी जा रही थी नंबर पर और उधर से एक आवाज़ आती है, हेलो आप कौन बोल रहे हैं। तो इधर जो सिपाही फ़ोन करता है कहता है मैं बिहारपुर से मैं सिपाही बोल रहा हूँ। एक लड़की जिसकी हमें लाश मिली है, जिसकी कद काठी ये है, क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है कहता है मैं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर के पास एक गांव है बड़ेहरी गांव, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम उमई यादव है और आप जो जानकारी बता रहे हैं ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है ये मेरी बेटी है जो कि 10 से 12 दिन पहले घर से लापता थी। जैसा कि मैंने अपने गांव में तलाशने की कोशिश की, उसके बाद मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी पता किया, मुझे लगा क्या पता मेरी लड़की कहीं चली गई हो, 10 से 12 दिन के बाद वह वापस आ जाए, इसीलिए मैंने कोई थाने में भी कंप्लेन नहीं की। तभी पुलिस वालों ने कहा कि आप गोपालगंज के सलाहपुर गांव के पास थाना है, वहां आ जाइए, अपने बेटी की शिनाख्त कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी किसी और की है। जो माता पिता थे उमई यादव, जो कि पैरालाइज इनको 15 साल पहले हो गया था, चलने फिरने में असमर्थ थे, मगर तब भी किसी के माध्यम से और अपनी पत्नी के साथ जब सलेहपुर के थाने पहुंचते हैं, वहां जो पोस्टमार्टम हाउस होता है, अपनी लड़की के शव देखते हैं और जो कपड़े देखते हैं उससे पहचान करते हैं। जैसे ही देखते हैं वैसे ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी फूल जैसी बच्ची को किसने मार दिया। अब पुलिस वाले उस पिता को पहले तो सहारा देते हैं और पानी पिलाते हैं, कहते हैं आप शांत हो जाइए, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह अब ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब माता पिता मिल गए हैं तो मुजरिम भी बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे होगा। अब पुलिस वालों के लिए चुनौती ये थी कि आखिर इस लड़की का कातिल अब कौन है। तो पुलिस वालों ने उनके माता पिता से पूछा इस लड़की का नाम क्या है, तो भी वो बताते हैं मेरी लड़की का नाम सोनी है और ये बहुत ही सुंदर सुशील थी और घर का कामकाज पूरा करती थी और पता नहीं 10 दिन पहले ये शाम को मार्केट के बहाने गई और तब से लापता हो गई। तभी पुलिस वालों ने कहा कि मोबाइल क्या आपकी लड़की चलाती थी, जो कि स्मार्टफोन था, तो इसका मतलब पुलिस वालों को था मोबाइल ज़रूर चलाती होगी। पिता ने कहा जी हाँ, एक स्मार्टफोन था और एक स्मार्ट वॉच था। तो पुलिस वाले कहते हैं स्मार्टफोन जो वॉच है वो मुझे बरामद हो गई है, फ़ोन मुझे नहीं मिला है। अब पुलिस वाले उसके पिता से मोबाइल नंबर लड़की का लेते हैं, उसको सर्विलांस पे लगाते हैं। सर्विलांस पे लगाने के बाद पुलिस वालों के सामने तमाम नंबर मिलते हैं। एक नंबर उसमें ऐसा था जिसमें लड़की ने 1 से 2 महीने के अंदर कई बार फ़ोन किया था और कम से कम आधा 1-1 घंटे उस नंबर पर बात हुई थी। अब पुलिस वाले उस नंबर की लोकेशन टेस्ट करते हैं और नाम खंगालते हैं, तो नाम उसमें पता लगता है रमेश, जो कि उत्तर प्रदेश का जो कि जौनपुर का ही रहने वाला है। अब पुलिस वाले उस पिता से उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है वह मेरे ही गांव का रहने वाला युवक है जो कि ट्रक ड्राइवर है। कहीं ना कहीं हमें लगता है इसी ने मेरी बेटी को कुछ न कुछ किया है। अब पुलिस वाले उस रमेश की लोकेशन टेस्ट करते हैं, मोबाइल में सर्विलांस लगाने के कारण उस व्यक्ति को दबोचते हैं, दबोच के थाने लेकर आते हैं, फिर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। पहले तो वह सभी अपराधियों की तरह वह भी ना ही करता है, मगर पुलिस वाले फिर अपना रवैया अपनाते हैं तो वह टूटता है और फिर एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। रमेश जो वहाँ के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उनसे कहता है सर आज से महज 3 साल पहले
मैं और सोनी एक ही गांव के रहने वाले थे और उस समय की बात है, हम लोगों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग इतना बड़ा कि हम लोगों ने नंबर तक एक्सचेंज कर लिया और जब कभी आने जाने का मन करता था या साथ में मिलने का मन करता था तो हम लोग बाज़ार जाने के बहाने एक दूसरे से मुलाकात करते थे। और तभी मुझे काम की तलाश थी और तभी मैंने ट्रक ड्राइवरी सीख ली और जैसा कि एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रक ड्राइवरी करने लगा और जब समय मिलता था तो सोनी से बात भी करने लगा। तभी सोनी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब ज़्यादा दिन तक चोरी छुपे नहीं मिल सकती। तभी मैंने सोनी से कहा था कि कुछ दिन रुक जाओ, थोड़ा मैं पैसा जोड़ लूँ, जब मेरे पास पैसा आएगा तो तुम्हारे घर जाकर मैं अपनी शादी की बात कर लूँगा और उसके बाद हम लोग साथ में रहने लगेंगे। मगर रमेश को कुछ दिन पहले बिहार में एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे सोनी से किराना करने लगता है। और कहीं ना कहीं जब सोनी रमेश को फ़ोन मिलाती थी और उसका रमेश का मोबाइल बिजी जाता था, जिससे कारण वह पूछती थी तुम किससे बात कर रहे हो, तो वह कहता था कि मैं अपने रिश्तेदारी में बात कर रहा था। और कहीं ना कहीं सोनी को शक गहरा रहा था कि इसका कोई अवैध संबंध जरूर है किसी लड़की के साथ। जैसा कि पहले की तो हमसे काफ़ी बात करता था, अब कुछ दिन बाद यह मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी जो सोनी थी एक दिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ और घर छोड़ना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहती हूँ। जो रमेश का भाई था, जो कि काम धंधा करता था और प्लस किसानी भी करता था, तभी रमेश कहता है, पूरी बात अपनी सोनी के बारे में बताता है कि एक लड़की जो गांव के रहने वाली सोनी है, जो मुझसे प्रेम प्रसंग करती है, मगर मुझे अब दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, अब छुटकारा पाना है तो कैसे पाया जाए। तभी रमेश और भाई मिलकर सोनी की मर्डर मिस्ट्री की एक पटकथा लिखते हैं और कहते हैं तुम उस लड़की को बिहार बुला लो, वहीं पर हम लोग पहले समझाएंगे, नहीं समझेगी फिर उसको रास्ते से हटा देंगे। तभी एक तारीख रखते हैं रमेश, 3 फरवरी 2024 शाम के करीब 4 बजे उस लड़की को बुलाते हैं बिहार के गोपालगंज में। कहते हैं यहीं आ जाओ, जो कि मेरा ट्रक यहीं पर खड़ा है और जैसा कि हम तुम्हें ले लेंगे, उसके बाद एक मंदिर में शादी करके एक कहीं किराए पे कमरा लेकर हम लोग साथ में रहेंगे। अब सोनी जो किसी भी चीज़ से अनजान थी और अनहोनी के डर से वह पहुंचती है वहां पर, और जो कि रमेश उसका दोस्त, उसका भाई ट्रक में पहले मौजूद होता है। पहले सोनी को वो लोग बैठालते हैं और समझाते हैं कि अब मैं दूसरी लड़की से किसी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी सोनी कहती है जो तुमने मेरे साथ किया है वह बहुत गलत किया है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं एक थाने में कंप्लेन कर दूंगी, जैसा कि जिसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही यह बात रमेश ने सुनी वैसे ही वह आग बगुला हो गया और वहीं पे ट्रक खड़ा किया और अपनी जो प्रेमिका सोनी को बहुत ही मारा, उसके दोस्तों ने मारा और जो उसके भाई ने मारा, और जो एक इसके पास देसी तमंचा था उसने सटाकर एक दिमाग में गोली मारी, एक सीने में मारी, उसके बाद उसके चेहरे को काफ़ी बिगाड़ दिया और जो गोपालगंज का गांव था, पास में खेत था, वहां उसकी डेड बॉडी फेंक दी और जो उसका मोबाइल था उसने अपने पास रख लिया और जो एक स्मार्ट वॉच थी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसको लगा भी क्या अब घड़ी से आदमी कौन पकड़ा जा सकता है। और जैसे ही पुलिस वालों ने यह पूरी पटकथा सुनी वैसे ही वो लोग हैरान और परेशान हो गए। और मेरा जो मानना है कि जो लड़की और जिसके पिता जिस पर निर्भर हो, जिन्होंने उसकी सेवा करके इतना बड़ा किया और उसने भी अपने माता पिता की बात नहीं मानी और घर से भाग गई। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा कहना नहीं चाहिए, मगर वह लड़की अपने माता पिता के अगर सहयोग से काम करती तो आज जिंदा होती, और जिसने यह गुनाह किया वह तो सलाखों के पीछे है और पुलिस और भी जांच कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसमें नज़र आता है, दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और आप भी कमेंट में सुझाव देना चाहे दे सकते हैं। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।